नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCERT क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। सब्जेक्ट साइंस में अध्याय 1 जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्या नाम है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। दोस्तों, इस भाग में सबसे पहले हम जानेंगे फसल के बारे में कि फसल क्या होती है, फसल किसे कहते हैं, फसल की क्या परिभाषा होती है ना। फसल कितने प्रकार की होती है और कौन सी फसल कौन से महीने में उगाई जाती है और कौन से महीने में काटी जाती है, ये सभी अपन इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम जानेंगे कि फसल का उत्पादन, हमें फसल का उत्पादन किस प्रकार से करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रबंधन, फसल की देखरेख। फसल की देखरेख किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, कितने अंतराल के बाद पानी देना चाहिए, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रबंध या प्रबंधन का मतलब होता है देखरेख करना, समय समय पर देखरेख करना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। दोस्तों, ये एक ऑनलाइन क्लास है और हम ऑफलाइन क्लास की तरह ही पढ़ेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, कॉपी पेन किताब वगैरह साथ लेकर बैठें और जो भी यहाँ पर नोट करवाया जाता है उसे तुरंत नोट कर लें, ठीक है। सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे, ठीक है। देखते हैं। ग्रीष्मावकाश में पहली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां, ठीक है। दोस्तों, ये NCERT की किताब है। इसमें पहली और बूझो दो शब्द मिलेंगे। पहली एक लड़की मान सकते हैं अपन और बूझो एक लड़का है, ठीक है। ये सवाल जवाब जो भी करते हैं उनका जवाब अपन को देना होता है इसमें, ठीक है। ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की छुट्टियां में पहली और बूझे कहाँ पर गए? अपने चाचा के घर गए। कहाँ पर गए भाई? अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा क्या है? एक किसान है। क्या है उनके चाचा? एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे। औजार होते हैं खेत में कुछ औजार, यानी कृषि के जो औजार होते हैं, कृषि कार्यों में जो काम आते हैं, उन्हें औजार कहते हैं। कौन कौन से औजार देखे देखते हैं। जैसे कि खुरपी हो गई, दरांती यानी दांतली, है ना, बेलचा, हल आदि। हल तो आपने देखा ही होगा, है ना। इनके जो डायग्राम है, चित्र वगैरह, वो भी यहाँ पर मनवा दिए जाएंगे और वो किताब में भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। मैं जानना चाहता हूँ। कौन जानना चाहता है भाई? बूझो। बूझो जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। आगे देखिए भाई। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। भाई, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि सजीव क्या होते हैं, सजीव किसे कहते हैं, है ना। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। सजीव वो होते हैं जो श्वास लेते हैं। क्या लेते हैं? श्वास लेते हैं। और सजीव वो होते हैं जो, पहली बात, सजीवों की पहली बात ये होती है कि वो श्वास लेते हैं। दूसरी बात होती है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं, अर्थात दूरी तय कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं साहब। एक क्वेश्चन है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या पौधे अपना भोजन स्वयं बनाने में समर्थ हैं या नहीं है। तो बिल्कुल पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आगे देखो भाई। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं, मिस बनाते हैं? भाई, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। हाँ भाई बिल्कुल, मनुष्य तो अपना भोजन स्वयं बना सकता है, लेकिन और भी जीव जंतु हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अर्थात एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई।
जो जंतुओं के भोजन का स्रोत है। यहाँ से देखना भाई, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में क्या है, असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है भाई, जंतु किस प्रकार से, किस माध्यम से, कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं, है ना, ये देखेंगे आगे। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं भाई, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, चाहे कोई भी जानवर हो, इंसान हो, सभी भोजन ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। यदि जब हम भोजन खाएंगे, ग्रहण करेंगे, तभी तो हमारे शरीर में ऊर्जा आएगी, और जब ऊर्जा आएगी तभी हम काम कर सकेंगे। यदि ऊर्जा ही नहीं आएगी तो काम कहाँ से करेंगे, किससे काम होगा भाई, है ना। आगे देखते हैं। आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। भाई देखो, जो सजीव है, सजीव भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसका उपयोग कहाँ करता है, जैविक प्रक्रमों, जैविक यानी जीवन के जो विभिन्न कार्य होते हैं उनमें करते हैं। जैसे है ना, जीवन के कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया आदि, है ना। ठीक है, हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य जो होता है भाई, मनुष्य जो होता है वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, पेड़ पौधों से, पहली बात। दूसरी, जीव जंतुओं से। ठीक है, आगे देखते हुए, क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। ये बूझो पूछ रहा है, ये बूझो कह रहा है कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, ये बूझो पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं पहली क्या कहती है, भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। ठीक है, भोजन का, यदि हम भोजन का बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े स्थान पर उत्पादन करेंगे तो पूरे देश में वैसे उत्पादन करते हैं और पूरे देश को भोजन भी मिलता है। नेक्स्ट, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक होता है। ठीक है, होता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कृषि पद्धतियाँ। अब आगे पढ़ने वाले हैं अपन कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ, कृषि की विभिन्न पद्धतियाँ हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। कृषि की कौन कौन सी पद्धतियाँ, उन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखते हैं भाई, सभी किताब में ध्यान दें। लगभग 10,000 ईसा पूर्व यानी ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व का मतलब होता है ईस्वी पूर्व, लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। हाँ भाई, 1000 ईस्वी पूर्व मनुष्य कहते हैं घुमंतु थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर आते जाते रहते थे, अर्थात घूमते फिरते रहते थे, है ना। ये कपड़े वगैरह भी नहीं पहनते थे, छाल वगैरह के कपड़े पहनते थे और गुफाओं में रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास यानी खाने और रहने की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। विचरण का मतलब होता है इधर उधर घूमते रहना, घूमना। ठीक है, वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। फिर क्या हुआ, कालांतर में उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना, जंतुओं को पकड़ना और खाना शुरू कर दिया। पहले तो क्या था, जो इंसान थे, है ना, वो कच्चा ही मांस खा लेते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो, कालांतर में वो परिवर्तन करते गए, परिवर्तन होता रहा। देखो भाई आगे, वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। देखो भाई आगे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फसल किसे कहते हैं भाई, जब एक ही किस्म के पौधे, है ना, फसल की परिभाषा अपन यहाँ लिख ही लेते हैं। एक मिनट इनको साफ कर देते हैं अपन। फसल से संबंधित 1-2 क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, 2 नंबर का,
क्वेश्चन आता है कि फसल किसे कहते हैं, फसल की क्या परिभाषा है ना, वो अपन को याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गई फसल। फसल की अपन को परिभाषा या जो डेफिनेशन है वो याद होना चाहिए। फसल किसे कहते हैं फसल भाई, जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो इसे फसल कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं फसल, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर, यानी बहुत बड़े एरिया में, बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। आगे देखो भाई, जैसे उदाहरण, फसल के उदाहरण कौन कौन से, जैसे गेहूं की फसल। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में, जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे एक ही समान हो, अर्थात गेहूं के ही हों। ठीक है, एक ग्राउंड है, खेत है, उसमें जो पौधे उगाए जाते हैं, जैसे एक पूरा खेत है, उसमें क्या है, गेहूं ये मतलब पूरे खेत में गेहूं ही उगाना। ठीक है, यानी बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही किस्म के पौधे उगाना, वो कहलाती है फसल, है ना। आगे देखते हैं भाई, आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल, है ना। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का, जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। वर्गीकरण मतलब फसलों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, भारत एक विशाल यानी बड़ा देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब नमी, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता यानी नमी और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न यानी अलग हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार यानी अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती है। आगे देखते हुए, इस विविधता के बावजूद भी मोटे तौर पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। भाई फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। हमारे राजस्थान में पहले चलती थी आरबीएससी में फसलों को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। लेकिन अब चल रही है एनसीईआरटी को फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 फसलें, पहली तो है खरीफ की फसल और दूसरी है रबी की फसल, है ना। तो भाई फसलों का अब नेक्स्ट करते हैं फसलों के प्रकार की, नेक्स्ट बात करते हैं फसलों के प्रकार की। फसल किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा अपन ने लिखी। अब फसल के क्या करते हैं, प्रकार की। फसल के प्रकार, फसल को कितने भागों में बांटा गया भाई, फसल को 2 भागों में बांटा गया है ना। फसल को 2 भागों में, फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से होते हैं भाई 2 भागों, पहला होता है खरीफ की फसल। कौन सा होता है, पहला होता है खरीफ की फसल, है ना। खरीफ की फसल, खरीफ की फसल। और दूसरा होता है रबी की फसल। कौन सा होता है दूसरा, रबी की फसल। ठीक है, और तीसरा होता है
जायद की फसल, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, इसमें केवल 2 ही भाग बता रखे हैं। ठीक है, तो अपन उसके रबी और खरीफ की फसल के बारे में पढ़ेंगे, जायद की फसल के बारे में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा विस्तार से कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। देखो भाई, खरीफ की फसल यह वह फसल है जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल को कब बोया जाता है? वर्षा ऋतु में बोया जाता है। खरीफ की फसल कहलाती है ना वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, उसे खरीफ की फसल कहते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। ठीक है, भारत में जो वर्षा ऋतु का समय होता है, वर्षा का जो समय होता है वो कब से होता है? जून से सितंबर तक के मध्य का होता है। ठीक है, खरीफ की फसल कौन कौन से? जैसे धान हो गया, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ की फसल है। ठीक है भाई, ये हो गई खरीफ की फसल। उसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे रबी की फसल की। दोस्तों, शीत ऋतु में रबी की फसल कब उगाई जाती है? शीत ऋतु में। और शीत ऋतु का समय कौन सा होता है? ये होता है अक्टूबर से मार्च के मध्य का। ठीक है, रबी की फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, शीत ऋतु का समय होता है अक्टूबर से मार्च के मध्य का। ठीक है, किसे कहते हैं रबी की फसल? इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसलें रबी की फसल कहलाती है। जैसे उदाहरण हो गया इसमें गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी आदि। ठीक है भाई, ये तो हो गई खरीफ और रबी की फसल। अब थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं अपन जायद की फसल की। इसके अलावा कई स्थानों पर एक और फसल उगाई जाती है ना, जिसमें हो गया खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, है ना। ये मार्च के बाद उगाई जाती है, यानी गर्मी में उगाई जाती है भाई, है ना। सीधे शब्दों में कहें तो जायद की फसल गर्मी में उगाई जाती है। जायद की फसल कब उगाई जाती है? गर्मी में। फसल कौन कौन सी है? जैसे खरबूजा, काकड़ी, तरबूज, है ना, खीरा, ये आदि हो गए। और सब्जियों की बात करें तो उसमें सब्जियों में दालें वगैरह, है ना, ये हो गई जो गर्मी में उगाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं आधारित फसल पद्धतियाँ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आधारित फसल पद्धतियाँ की। आधारित फसल पद्धतियाँ। फसल आधारित पद्धतियाँ या फसल से संबंधित पद्धतियाँ, फसल से आधारित पद्धतियाँ कौन कौन से, उन सभी के बारे में पढ़ते हैं, है ना। देखते हैं भाई बूझो क्या कह रहा है। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? बूझो का क्वेश्चन है कि धान की जो फसल होती है उसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं पहले क्या कह रही है। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। भाई धान की जो फसल होती है उसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? क्वेश्चन है, धान की जो फसल होती है उसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तो क्यों नहीं उगाया जा सकता भाई, इसका क्या क्वेश्चन है? इसका क्वेश्चन है कि धान की फसल को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इस कारण इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जाता, अर्थात वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। आगे देखते भाई, फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप यानी कार्य सामयिक अवधि में यानी निश्चित समय में, सामयिक अवधि का मतलब निश्चित समय में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप यानी यह कार्य उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए भी करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं। ठीक है भाई, कृषि पद्धतियाँ किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा अपने को याद होना चाहिए। कृषि पद्धतियाँ होती है कि किसान फसल उगाने के लिए अनेक कार्य करता है। ठीक है, अनेक कार्य करता है। कौन कौन से कार्य हैं वो आगे पढ़ने वाले हैं। उन कार्यों को या उस पद्धति को अपन कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। किसान खेत में फसल उगाने के लिए अनेक क्रियाकलाप यानी अनेक कार्य करता है, उसे ही कृषि पद्धतियाँ
कहा जाता है। कौन कौन सी है वे कृषि पद्धतियाँ और कौन कौन से कार्य फसल उगाने के लिए किसान करता है ना, कृषि पद्धतियाँ। नेक्स्ट ये हो गई कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ यानी वह कार्य जो किसान खेत में फसल उगाने के लिए करता है। कौन कौन से कार्य हो गए भाई, देखते हैं। पहला हो गया, पहला है मिट्टी को तैयार करना, यानी मिट्टी तैयार करना। सर्वप्रथम किसान फसल बोने से पहले क्या करता है, खेत की सफाई करता है ना। खेत में पड़े जो कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको निकालता है और मिट्टी तैयार करता है। ये हो गई कृषि पद्धति का पहला भाग। कौन सा है, मिट्टी को तैयार करना। दूसरा है बुआई करना। मिट्टी तैयार हो गई, उसके बाद किसान क्या करेगा, बुआई करेगा ना, बुआई करना। ये बुआई भी हो गई भाई। उसके बाद में क्या करेगा किसान, नंबर 3 पे करेगा किसान खाद और उर्वरक देगा, है ना, खाद एवं उर्वरक देना। तीसरा कौन सा है, खाद एवं उर्वरक देना, ठीक है। उसके बाद में चौथा है सिंचाई करना। चौथा कौन सा है, किस कृषि पद्धतियाँ नंबर 4, सिंचाई करना। नंबर 5 में है खरपतवार से सुरक्षा करना। खरपतवार से सुरक्षा करना, खरपतवार से सुरक्षा करना। नेक्स्ट है 7वां है, कौन सा है, 5वां, छठा है ना। छठा कौन सा है, कटाई करना। छठा है कटाई करना। और लास्ट और 7वां है जिसका नाम है भंडारण करना। फसल कंप्लीट हो गई, इसको भंडारण में इकट्ठा करेंगे, है ना। कौन सा है, भंडारण करना। ये हो गई कृषि पद्धतियाँ या कृषि के चरण। कृषि पद्धतियाँ भाई, इसको कृषि के चरण भी कहते हैं ना। कृषि के चरण लिखिए या कृषि पद्धतियाँ लिखिए तो अपन को 7-8 लिखने और विस्तार से वर्णन कीजिए तो थोड़ा सभी में लिखना है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। अब इसके बाद में कल पढ़ने वाले अपन मिट्टी तैयार करना ना। सबसे पहले कृषि पद्धति में पढ़ेंगे, मिट्टी तैयार करना कल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। पहले हम लेसन पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में नोट्स लिखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। मिलते हैं अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में।